महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। शहर के जाने माने रईसों में थे मिस्टर अभिज्ञान डिसूजा। 2-3 फैक्ट्रियां, जाना माना रईस और इतना सीधा साधा ये कैसे हो सकता है। तभी कमरे में चाय की ट्रे लेकर पहुंची एक अपरूप सुंदर स्त्री। मीट माई वाइफ कल्पना। कुमार आश्चर्यचकित थे। शहर का अमीर इतना सीधा साधा रहन सहन। चाय की चुस्कियों के साथ ही अभिज्ञान बोल पड़े। मिस्टर कुमार, आप मेरा साधारण इंटरव्यू लेने तो नहीं आए हैं। आप चाहते हैं कुछ मसालेदार। क्यों? मेरी लाइफ की कोई ऐसा पॉइंट जो आग लगा दे आपके चैनल में। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी आपके चैनल को तो चाहिए मसालेदार स्टोरी, तो मेरा सिंपल इंटरव्यू लेकर आप करेंगे क्या? चलिए अपने लाइफ का एक ऐसा राज बताता हूं जो सिर्फ मेरी पत्नी के अलावा किसी को मालूम नहीं, और शायद मेरी मौत के बाद ये मेरे साथ ही इस दुनिया से चला जाता। कैसा रहेगा? गजब का मसाला रहेगा। सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसे बताने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। क्या आपने कभी मौत को देखा है? चौंक पड़े थे कुमार। हालांकि उन्हें पता था कि अभिज्ञान ने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली। उनके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मां ने बहुत दुख सहकर उन्हें पाला था, मगर उम्र के छोटे से पड़ाव में ही मां साथ छोड़कर चली गई थी। और फिर उनकी पहली पत्नी का भी देहांत हो गया था। कल्पना उनकी दूसरी पत्नी थी, इसलिए मौत को देखना तो स्वाभाविक ही था। कुमार ने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, सर, मुझे पता है आपने अपनी जिंदगी में बहुत से दुख झेले हैं, मगर मौत को तो लगभग सभी ने देखा है। मैं इस तरह से मौत को देखने की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आपने मौत की शक्ल देखी है? वो कैसे दिखता है, कैसे बोलता है? क्या कह रहे हैं सर आप? सच कह रहा हूं, मैंने देखा है मिस्टर कुमार, और मेरे ख्याल से मेरी ये बात
आपके चैनल के लिए एक सेंसेशन न्यूज बन सकती है। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं, कहकर कुमार कमरे से बाहर चले। कहकर अभिज्ञान कमरे से बाहर चले गए। कुमार मन ही मन सोचते बैठे थे, आखिर किस जगह आ गया मैं तो आया था शहर। ये कट का निशान हमेशा स्पष्ट दिखाई देता था और यही थी मेरी माँ की सबसे बड़ी पहचान। और ये हाथों में टैटू देख रहे हैं लोग अपने प्रियतम, अपनी प्रेयसी का नाम का टैटू अपने हाथों में बनाते हैं। मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती थी कि उसने मेरे नाम का टैटू अपने हाथों में बनवाया हुआ था। और ये ब्यूटी स्पॉट तिल दिख रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों के चेहरे पर यह होता, जिन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों बनकर पाला। बचपन से मैं कभी किसी चीज की कमी को नहीं भुगता। जैसे जैसे बड़ा होता गया, जरूरत की सारी चीजें अपने आप मिलती गई। अच्छे अच्छे खिलौने, नए नए कपड़े, खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान। मगर ये सब माँ कहां से लाती थी मुझे कभी समझ में नहीं आता था और सोचने की कोशिश भी नहीं करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो शहर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। वहां भी मुझे कपड़े, किताबें, कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मगर हां, बीच बीच में हमारे घर में कुछ लोग आया करते थे जिनसे मां अक्सर बहस करती और दिन भर मां कमरे में सिलाई किया करती थी। बाद में समझ में आया कि वो लोग कर्जा मांगने वाले थे, जिनसे कर्ज लेकर मां मुझे राजकुमारों की तरह पाल रही थी। उनसे गालियां और डांट खाकर, मगर मां ने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वो मुझे प्रिंस बुलाती थी और एक राजकुमार की तरह ही पालती थी। बेतहाशा सिलाई करने, काम करने की वजह से मां की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। आंखों की रोशनी भी जाने लगी, मगर फिर भी मुझे कोई कमी नहीं होती थी। उस वक्त मैं क्लास 12th में था। मां को आंखों से कम दिखने लगा था। एक दिन बाजार में सिले हुए कपड़े पहुंचाकर वो वापस आ रही थी कि अचानक एक ट्रक से टकराकर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ले जाते मां की मौत हो चुकी थी। मां के शरीर को पोस्टमार्टम किया गया और जब ग्रेवयार्ड में उन्हें कब्र दी गई तो मैं असहाय सा खड़ा हुआ देख रहा था। पहली बार मैंने मौत के दर्द को महसूस किया जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो कैसा लगता है। मां को
ग्रेवयार्ड में कब्र देने के बाद जब मैं घर वापस लौटा, वो घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं असहाय सा चिल्ला पड़ा था, मां तुम कहां चली गई हो, आ जाओ। मगर पहली बार मेरी मां मेरी पुकार पर नहीं आई। मैं भूखा प्यासा 2-3 दिन तक घर में रोता ही रहा। बार बार मां को पुकारता रहा मगर मां नहीं आई। फिर मैंने निश्चय किया कि अब यह जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। मां के बिना मैं नहीं जी सकता। हालांकि अभी भी मुझे कोई कमी न थी। मां ने फिक्स डिपॉजिट के रूप में काफी सारा पैसा छोड़ रखा था, उसने मेरी तरफ देखकर होंठ नहीं हिलाए मगर फिर भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अभी तुम्हारे मेरे पास आने का समय नहीं हुआ है। कौन है आप? मैंने डरते डरते पूछा। अब अंदर कैसे आए? मुझे आने जाने के लिए किसी भी दरवाजे की जरूरत नहीं। मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। कौन आप? मैं मौत हूं। मौत? तो वो तुम हो जो मेरी मां को मुझसे छीन कर ले गए हो? मैं किसी को किसी से नहीं छीनता। ये तो उस विधाता का लिखा हुआ है कि कब कौन कैसे मेरे पास आएगा। विधाता ने तुम्हारी मां को इतने दिनों तक ही तुम्हारे पास रखा था। तो मुझे भी मेरी मां के पास जाना है। नहीं, ये संभव नहीं। मैंने कहा ना, जब तक किसी इंसान का समय नहीं आता है वो मेरे पास नहीं आ सकता है। तुम्हें अभी बहुत साल जीना है। तो फिर मेरी मां को मुझे लौटा दीजिए, प्लीज प्लीज। सोच समझ के बात करो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। नहीं, मुझे नहीं पछताना पड़ेगा। मैं सोच लिया, मेरी मां के बिना मैं नहीं जी सकता। या तो मुझे अपने साथ ले चलो या फिर मेरी मां को लौटा दो। कुछ देर तक वो चुप रहा। फिर अचानक उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। ठीक है, इस शुक्रवार रात 11:30 बजे तुम्हारी मां तुम्हारे पास आ जाएगी। मगर हाँ, एक बार और सोच लो, कहीं पछताना ना पड़े तुमको। नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा। अचानक ही मैंने महसूस किया जैसे वो मेरे सामने से गायब हो रहा था और इसके साथ साथ मेरी आंखों का दृश्य भी बदल रहा था। मैं अपने घर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में था, जहां डॉक्टर मेरे हाथों पर पट्टी कर रहे थे और एक हाथ में सलाइन चढ़ी हुई। बाद में पता चला पड़ोस के ही लोगों ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था और मेरी जान बच गई थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर मैं घर वापस आ गया। उस दिन मैं बेहद खुश था। मैंने
सवेरे से घर को साफ सुथरा किया हुआ था। गुलदान में ऑर्किड के फूल लगाए थे। माँ को बहुत पसंद थे वो। माँ को मेरी हाथ की चिकन करी बहुत पसंद थी। बड़ी मेहनत से मैंने चिकन करी बनाई थी। आज शुक्रवार, मैं सारी तैयारी करके इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। ठीक 11:30 बजे, जब चारों ओर सुनसान हो चुका था, अचानक ही सड़क पर कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज हो गई और इसके साथ ही दस्तक हुई मेरे दरवाजे पर। मैं खुशी से झूम उठा। माँ तुम आ गई, माँ तुम वापस आ गई। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने की परिस्थिति देखकर जैसे मैं कांप उठा। ये कौन खड़ा है मेरे सामने? कौन है ये? इतना भयानक चेहरा माँ का ही था, मगर पूरा शरीर कीचड़ और खून से सना हुआ। शरीर पर जगह जगह पोस्टमार्टम की सिलाई की रस्सियां लटक रही थी। एक तरफ का हाथ आधा लटक गया था, वहां से सिलाई की रस्सियां खुल गई थी। आंख बाहर आकर लटक रही थी। सिर खुला हुआ था, वहां पर भी सिलाई कट गई थी। वहां से लिजलिजा दिमाग लटक रहा था। मां के चेहरे पर आधा कटा हुआ हिस्सा। वो अचानक दर्द से कराहते हुए मुझे बोली, क्यों बुलाया मुझे वापस? तेरी तकलीफ को बढ़ाने के लिए चैन से सो रही थी मैं कब्र में। अचानक ही माँ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। क्या भयानक हुआ था वो। माँ का वो हाथ बेहद ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की सांकल मेरी गर्दन पे जकड़ गई है, कि आंखों में जैसे ज्वाला थी। वो माँ जिसने आज तक मुझे कभी जोर से डांटा तक नहीं था, उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी थी। माँ, मेरा दम घुट रहा है। माँ, गर्दन छोड़ो। मुझे परेशान किया है। ये पीता हुआ खून, लटकता हुआ खोपड़ी मांस। इस हाल में कोई किसी को बुलाता है। माँ, मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे बिना नहीं रह पा रहा? मैंने क्या आदत डालनी थी? मेरी नींद में खलल डालेगा तू। माँ, चिंता मत करो। डॉक्टर सब ठीक कर देंगे। उनके पास सब चीज का इलाज है। डॉक्टर जिन्होंने पार कर मुझे ये साल में पहुंचाया, वो ठीक करेंगे? नहीं, एक सीमा के पश्चात उनकी डॉक्टरी किसी काम के नहीं। मुझे सिर्फ नींद चाहिए, अनंत काल की नींद। तूने बर्बाद किया है। माँ, अचानक ही मेरा दम घुटने लगा था। मेरी आंखें बंद सी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूं। और तभी मैंने उसे दोबारा देखा। वो खड़ा था मेरे पास ही, ठीक वैसी ही शांत स्निग्ध चेहरे के साथ। मैंने कहा, ये क्या किया तुमने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मैंने तुमसे मां मांगी थी। बिना होंठ हिलाए उसने फिर से जवाब दिया, तो मैंने भी तो तुम्हारी माँ ही तुम्हें वापस की है।
और चेतावनी भी तो दी थी ना, मगर तुम ही नहीं माने थे। तुमने ही जिद की थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाहिए। मैंने तो कहा था तुम्हारी माँ तुमसे बहुत दूर जा चुकी है, जहाँ से उसे दोबारा वापस ला पाना संभव नहीं। हाँ, ठीक है, तुम्हें वापस ले जाओ मेरी माँ को। मैं माँ के बिना जी लूंगा। मैं मौत हूँ, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती है। मैंने तुम्हें से कहा था तुम्हारी माँ तुम्हें लौटा दूंगा, मैंने लौटा दिया। अब उसे वापस ले सकना मेरे हाथों में नहीं है। तो ठीक है, इसे माँ देने दो मुझे। हाँ, चाहिए होगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास आ जाऊंगा। नहीं, मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारा अभी समय नहीं आया, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ सकते। तुम्हें अभी बहुत जीना। इसके बाद फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। आंखें खुली तो मैंने खुद को फिर से अस्पताल में पाया था। मेरे गर्दन की हड्डी टूट गई थी, शरीर पर चोट आई थी। सभी को आश्चर्य था कि आखिर मुझे इस तरह से किसने मारा, मगर मैं किसी को भी नहीं बता सकता था कि आखिर मुझे किसने मारा था। सुनकर कुमार आश्चर्यचकित थे। अमेजिंग सर, मगर ये कहानी विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल है। मगर अगले ही पल कुमार चौंक पड़े। उनके हाथों से लगभग एल्बम छूटकर गिरने ही वाला था। उन्होंने जो कुछ देखा था उसे देखकर कोई भी इसी तरह से कांप उठता। कुमार मनी मन सोच रहे थे, ये क्या, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। तो क्या उनकी मां तब से इनके साथ ही है? क्योंकि दूर से जो इंसानी आकृति चलकर चली आ रही थी वो दिखने में ठीक वैसी ही थी जैसी तस्वीर कुमार ने एल्बम में देखी थी। ठीक वही चेहरा, चेहरे पर ठीक उसी जगह तिल और ठीक उसी जगह कटे का निशान। अंतर था तो सिर्फ उम्र में। कुमार कांपने से लगे थे। कुमार की इस हाल को देखकर अचानक ही अभिज्ञान बोल पड़े, अब मिस्टर कुमार, मीट माई सेकंड मदर। कुमार फिर चौंके, सेकंड मदर? हां। और तभी वो लड़की अभिज्ञान के पास आकर लगभग चीखने के अंदाज में बोली, प्रिंस, फिर तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, दवाई टाइम पर लिया करो, बीमार पड़ जाओगे तो। वो असली में ये मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, इसलिए इंटरव्यू खत्म करके मैं दवाई लेने वाला था। मॉम, आपको तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए। आपको पता है ना, डॉक्टर ने कहा टाइम टू टाइम दवाई लेने के लिए। आप भी केयरलेस होकर यहां बैठी हैं। कुमार कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अभिज्ञान ने हंसते हुए कहा, देखा किस तरह से मुझे डांटती है। मीट माई डॉटर रोजलीना। कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें जैसे बेहद खतरनाक परिस्थिति से किसी ने निकाल लिया। उफ, अभिज्ञान की कहानी सुनते सुनते उसमें इतना डूब गए थे कि भूल ही गए कि सामने से जो आ रहा है वो वास्तव में इंसान ही है और उनकी बेटी भी हो सकती है, मगर चेहरे में इतनी समानता। तभी अचानक रोजलीना ने अभिज्ञान की तरफ दवाई बढ़ाई और उनका हाथ कुमार के सामने आया, जिसे देखकर वो चौंक पड़े। उनके हाथों में एक खास जगह पर ऐसा लग रहा था जैसे नाखूनों से खरोच कर
कुछ चीज निकाली गई है जिसकी वजह से वहां पर सफेद सा दाग बना हुआ है। कुमार पूछने ही वाले थे कि अभिज्ञान ने खुद कहा, ये रोजलीना का बर्थ मार्क है, जन्म से ही उसके हाथों में है। मगर कुमार आश्चर्यचकित थे, क्योंकि तस्वीर में ठीक जिस जगह पे अभिज्ञान की मां ने अभिज्ञान का नाम का टैटू बनवा रखा था, उसी जगह पे वो बर्थ मार्क था। और गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजी के कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हों।